नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका पांच का पंच में। मैं हूं सनी गंगासागर आपके साथ में। इस बुलेटिन में आपको दिखाएंगे देश, प्रदेश और दुनिया के दिन भर की वो 5 बड़ी और अहम खबरें जो पूरे दिन सुर्खियों में छाई रही। बारी बारी से आपको बताते हैं कि कौन सी वो 5 बड़ी खबरें हैं। सबसे पहले बात होगी लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही की, जहां पर एक बार फिर से चंदा चोरी और छात्रों पर लाठीचार्ज को लेकर विपक्ष ने जमकर हंगामा किया है। किस तरह से ईडी, सीबीआई और अन्य एजेंसियों का जिक्र किया गया राज्यसभा में, दिखाएंगे आपको। जबकि दूसरी खबर E20 को लेकर है। E20 को लेकर जिस तरह की लगातार सोशल मीडिया पर रील्स आ रहे हैं, उसके बाद आम आदमी पार्टी ने इसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया और प्रधानमंत्री आवास का घेराव करने की कोशिश की। हालांकि उनको बीच रास्ते में ही रोक दिया गया। इस दौरान आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह और तमाम जो दिग्गज आम आदमी पार्टी के हैं, वो अपने कुछ साथियों के साथ, मनीष सिसोदिया, ये सभी प्रधानमंत्री आवास का घेराव करने के लिए निकले थे, लेकिन उनको बीच रास्ते में फिरोज शाह रोड पर रोक दिया गया। E20 को लेकर 2 लाख से ज्यादा लोगों ने हस्ताक्षर किए हैं। क्या वो कैंपेन है जिसके जरिए E20 को लेकर आम आदमी पार्टी सरकार को घेरने जा रही है, बताएंगे आपको। तीसरी खबर बताने वाली है दतिया से। जी हां, दतिया में कल उपचुनाव के जो नतीजे आए हैं, उसके बाद लगातार बीजेपी के खेमे में हड़कंप की स्थिति है। बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। सीएम आवास पर बैठक हो रही है, आला कमान अलग बैठकें कर रहा है, तमाम दिग्गजों को बुलाया जा रहा है, जिम्मेदारी तय की जा रही है, बाकायदा एक समिति बना दी गई है। क्या है दतिया को लेकर भविष्य का निर्णय, किस तरह से इसको लेकर संगठन जो है वो काम कर रहा है, आगे के लिए क्या रणनीति है, बताएंगे आपको। बढ़ेंगे आगे, रुक करेंगे चौथी खबर का। यूसीसी लागू करने की दिशा में अब छत्तीसगढ़ भी एक कदम आगे बढ़ने जा रहा है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में भी आम लोगों से सुझाव मांगे गए हैं और अगर ऐसा होता है तो छत्तीसगढ़ 5वां ऐसा राज्य बन जाएगा जहां पर यूसीसी लागू होगा। इसका क्या फ्रेमवर्क छत्तीसगढ़ में तैयार किया गया है, किस तरह से छत्तीसगढ़ सरकार इसको लागू करने की दिशा में आगे बढ़ रही है, ये भी दिखाएंगे। और 5 का पंच की 5वीं और आखिरी खबर मध्य प्रदेश से है, जहां पर मोहन कैबिनेट की बैठक हुई है। किसानों के लिए बड़ा ऐलान किया गया है। जो डिफॉल्टर किसान हैं उनके लिए बड़ी बात कही गई है और भी कई बड़े फैसले लिए गए हैं, उन पर मुहर लगी है। इन तमाम फैसलों पर भी बारी बारी से बात होगी। लेकिन शुरुआत करेंगे सबसे पहले संसद की खबर से। जी हां, 12 दिन हो चुके हैं संसद की कार्यवाही को शुरू होते हुए, लेकिन 12 ही दिनों में काम एक भी दिन पूरी तरीके से नहीं हो पाया। लगातार स्थगन चल रहा है, लगातार जो कार्रवाई है वो स्थगित की जा रही है। 12वें दिन भी राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले को उठाया और सरकार से पूछा कि आखिरकार राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट मामले की जांच को लेकर सरकार क्यों नहीं ईडी, सीबीआई और केंद्रीय जांच एजेंसियों को लेकर जांच करवाती है। सरकार को सदन में इसका जवाब देना चाहिए। ये एजेंसियां कहां है, ये पूछा है सवाल। और इधर सत्ता पक्ष की तरफ से इस पर प्रतिक्रिया दी गई। किरण रिजिजू, जो कि संसदीय कार्य मंत्री भी है, उन्होंने समाजवादी पार्टी पर, कांग्रेस पर पलटवार किया। कहा कि राम मंदिर को लेकर जो लोग उसके अस्तित्व पर सवाल खड़े कर रहे थे, वो आज इसको लेकर ये सवाल पूछ रहे हैं। सबसे पहले उन्हें उस बात के लिए माफी मांगनी चाहिए, घड़ियाली आंसू बहाकर देश को गुमराह नहीं करना चाहिए, उसके बाद जाकर हमसे जवाब मांगना चाहिए। तो देखिए, अब तक के राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में हुआ क्या है। पहले राज्य सरकार ने एसआईटी का गठन किया, उसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया, सुप्रीम कोर्ट ने भी एक स्पेशल एसआईटी का गठन किया, लेकिन अब तक इस मामले में सीबीआई, ईडी को लेकर ये केस नहीं सौंपा गया है। और इसी बात को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने सवाल पूछा है। देश के लोगों से माफी मांगो और आप जो काम कर रहे हैं देश के हित में नहीं, वो सिर्फ लोगों को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मिनिस्टर ने आवाज भी है, और मिनिस्टर ने आगे खड़गे जी कांग्रेस पार्टी समाजवादी
इतने सालों से भगवान राम को जो गाली दिया है उसके लिए मेरे माफी मांगना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी और ये समाजवादी हमेशा भगवान राम को गाली देते रहते हैं ये लोग, और ये लोग राम मंदिर का विरोध करते रहते थे और दुनिया को बताते हैं कि राम कल्पनीय है, भगवान राम को ये मानते नहीं है। आज ये चंदा चोरी का नाटक करके गुमराह करने का कोशिश करता है। ये भगवान राम का विरोधी है। भगवान राम का विरोधी कांग्रेस और समाजवादी और कम्युनिस्ट पार्टी क्या बात करते हैं? दरियालू आंसू बहा करके देश को गुमराह नहीं कर सकते। और इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी के लिए बातचीत करने के लिए हमारे साथ एआईसीसी की प्रवक्ता डॉक्टर टीना कर्मवीर जुड़ चुकी है। सीधे उनका रुख करते हैं। टीना जी, एक लंबा वक्त हो चुका है लेकिन बहस नहीं हो पा रही, ना राज्यसभा में ना लोकसभा में, और जिस तरह से ये सवाल खड़े किए जा रहे हैं, आपको लगता है कि इस तरह से हंगामा मचाना भर काफ़ी है या इस दिशा में वाकई में आगे बढ़ने की जरूरत है? और जिस तरह से विपक्ष सवाल पूछ रहा है कि जो राम के अस्तित्व को लेकर अब तक शंका पाल रहे थे, अब वो राम को लेकर चिंता जाहिर कर रहे हैं, तो आपकी मंशा पर सवाल खड़े कर रहा है विपक्ष। देखिए, मुझे लगता है कि लुका-छुपी बंद होनी चाहिए। हम चाहते हैं कि चेयरमैन, स्पीकर दोनों सदन में चर्चा की अनुमति मिलनी चाहिए। भाई, राम मंदिर का चढ़ावा चोरी और छात्रों पर लगातार आप देखिए लाठी डंडे बर्बरता की गई है। हम तो चाहते हैं उस पर चर्चा हो। सत्ता पक्ष को ये फैसला लेना होगा कि किस तरीके से संसद चलाई जाती है, सत्ता पक्ष के ऊपर है। हम तो उनसे सवाल पूछेंगे, लुका छुपी क्यों? अमित शाह जी क्यों नहीं आ रहे सदन में? जब आप पार्लियामेंट में आ जाते हैं तो आप सदन में शामिल क्यों नहीं होते? किस बात का डर है? और उनको डर, हम तो बार बार एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि आपने क्या आदेश दिया था फोर्स को कि छोटे छोटे बच्चों पे, मासूम बच्चों पे लाठी डंडे मारे, उनके सिर फाड़ दिए? चाहे ऊपर से गृह मंत्री सदन में नहीं आ रहे, ऊपर से हमसे ही सवाल पूछा जा रहा है कि हम सदन नहीं चलने दे रहे। कमाल की बात ये देखिए कि लगातार विपक्ष को टारगेट किया जा रहा है। जो सत्ता में बैठे हैं वो नहीं चाहते हैं कि कोई भी जो है संसद जो चले और जो है जनता के सामने ये ठीकरा फोड़ दिया जाए कि विपक्ष जो है हंगामा कर रहा है। हम हंगामा नहीं कर रहे, हम तो बार बार एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि साहब अमित शाह जी जो देश के गृह मंत्री, उनको किस बात का खौफ है, किस बात का डर है? जब आप जो है चाहे धोती पहन के आइए, हम तो कहें चाहे आप ट्राउजर में आए, किसी में भी आइए, लेकिन आप संसद में आइए तो सही, आप जवाब तो दीजिए। आपको बोलने से घबरा क्यों रहे हैं? आपसे सिर्फ इतना ही तो पूछा जाए, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देना। चलिए, आप सदन में मत बोलिए। जैसे देश के प्रधानमंत्री रात को रील बना बना के डाल रहे हैं 1 बजे जेनजीज को प्रभावित करने के लिए, फ्रेंड्स करके अमित शाह जी को भी एक जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देनी चाहिए। मीडिया उनसे सवाल पूछेगा अगर उनको सदन में आने से इतनी घबराहट हो रही है। बिल्कुल, आपकी बात तो जहां तक आप विपक्ष के नाते ये बातें कह रहे हैं, लेकिन आपकी जो मंशा है खासतौर पर राम मंदिर को लेकर, जिस तरह से एग्रेसिवनेस दिखा रही है कांग्रेस, इसको लेकर हर जगह सवाल पूछे जा रहे हैं कि कांग्रेस जो है इसका राजनीतिक फायदा उठाना चाहती है। वो कांग्रेस जो कि राम के अस्तित्व को कभी नकार रही थी, आज एकाएक राम के प्रति उनकी आस्था प्रकट हो गई है। जरा इस पर। हाँ, आपकी बात को स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन आप ये बताइए, ये तो राम नहीं है ना? ये तो राम को बहुत मानते हैं। राम के नाम पर इन्होंने तो बहुत सारे नारे भी गढ़े थे, तो इन्होंने चोरी कैसे होने दी? ये राम मंदिर का पैसा चुरा लेंगे और इनको आजादी है इतनी? इस देश के जो इतने लाखों करोड़ों श्रद्धालु हैं, जो श्रद्धा से चंदा दिया था, वो चोरी होने थे। हम विपक्ष चुपचाप बैठा रहे। कमाल की बात है, सवाल आप हमसे पूछ रहे, अरे राम नहीं है तो आपको राम मंदिर का, इसीलिए इनको देखिए बांकीपुर में जो हुआ, जो दतिया में हुआ, वो माता पीताम्बरा ने ही इनको सजा दी है। जो अब आने वाले समय में आप देखिए कि इनको जो राम मंदिर पे इन्होंने चढ़ावा चोरी किया, इनको सजा मिलेगी। सवाल तो हम दोनों से ही पूछते हैं टीना जी, सवाल तो दोनों से पूछा जाता है। प्रशांत जी भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी से प्रशांत प्रकाश जी जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। प्रशांत जी, आखिरकार संसद में आकर विपक्ष के सवालों का जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा है? क्यों बारंबार आप लोग जवाब देने से बच रहे हैं? क्या ऐसी मजबूरी है? क्या ये इस तरह से हंगामा हल्ला 12 दिन तक चलता रहा, आगे भी ऐसा ही चलता रहेगा? देखिए, विपक्ष ये तो बतावे कि पूछना क्या चाहता है। अगर किसी चोर ने चढ़ावा चोरी कर लिया है तो पुलिस उसकी जांच करेगी और अपराधी को पकड़ेगी। इस मामले में कोई चोर चोरी कर रहा है, उसका संसद इतना मुख्य जो हमारा जो संसद भवन जहाँ पर मुख्य बिल पारित होने हैं, तमाम पूरे देश की योजनाएं पारित होनी है,
एक मंदिर में चोरी की बात को लेकर के कांग्रेस किस प्रकार का प्रबंध करना चाहती है? कांग्रेस क्या सोचती है कि अगर किसी मंदिर में चढ़ावा किसी चोर ने चोरी कर लिया तो वो सरकार गिर जाएगी और सरकार को गिरा लेंगे। आज इसमें बड़े राम भक्त हो रहे हैं ये कांग्रेसी और ये समाजवादी पार्टी के लोग। इन्होंने तो हमेशा प्रभु राम के अस्तित्व को, लेकिन शांत प्रकाश जी, आपको बीच में रोक रहा हूं माफी के साथ, ये तो कोई जस्टिफिकेशन आपका नहीं हुआ, ये कोई स्पष्टीकरण आपका स्वीकार्यता तो नहीं आ सकती इसमें कि आप कह रहे हैं इतनी बड़ी चंदा चोरी हो जाती है, उस पर आप लोग एसआईटी खेल रहे हैं, पूरा देश इंतजार कर रहा है कि इस पर कोई ठोस जांच हो, कोई ठोस नतीजे निकले, जो कल्प्रिट है उनको सजा हो, और आप कह रहे हैं कि विपक्ष हल्ला हंगामा कर रहा है। आप जिम्मेदारी दिखाइए ना, सामने आइए। अबे चंदा नहीं है, ये चढ़ावा है। और चढ़ावा जो चोरी हो रहा है उसकी एसआईटी की कमेटी बैठा दी गई है और सब चीजें जांच जो है वो प्रशासन कर रहा है। विपक्ष तो यही कह रहा है ना सर कि क्यों नहीं सीबीआई की जांच, ईडी की जांच करवाते हैं आप? सीबीआई ईडी की जांच क्यों नहीं करवा लेते हैं? का मामला है क्या? इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट का, ये एनफोर्समेंट का मामला है क्या? अगर कुछ मतलब 100 करोड़ 50 करोड़ जो भी चोरी हुई है उसके लिए वो चोर है और जो 8-10 आदमी अरेस्ट किए जा चुके हैं। इसमें अननेसेसरी जो है ये कांग्रेस ये उलझा रही है, ये केवल मुद्दा बनाना चाह रही है कि ये भी बड़ा आश्चर्य है सर, वो उलझा रही है और आप उलझ रहे हैं, संसद में आ नहीं रहे, कार्रवाई हो नहीं रही है और जनता का जो पैसा है टैक्स का वो बेकार जाया हो रहा है। बहुत शुक्रिया आप लोगों की गंभीरता के लिए, बहुत शुक्रिया डॉक्टर टीना कर्मवीर आपका भी और शांत प्रकाश जी आपका भी। तो देश की जनता भी ये सब कुछ देख रही है कि किस तरह से संसद की कार्रवाई इन दिनों चल रही है। और अगली खबर भी दिल्ली से ही है, जहां पर आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह और तमाम दिग्गजों ने प्रधानमंत्री आवास घेरने की कोशिश की। E20 को लेकर यह कहा गया है कि आप इसे जानबूझकर जनता पर थोप रहे हैं और ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। हालांकि फिरोज शाह रोड पर इन सभी को रोक दिया गया। मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, आतिशी मार्लिन समेत तमाम दिग्गज शामिल हुए और जैसे ही रोका उसके बाद वही सबके सब धरने पर बैठ गए। और बता दें आपको कि E20 फ्यूल को लेकर प्रधानमंत्री से मिलने की मांग आम आदमी पार्टी के नेता कर रहे थे। उनका यह कहना है कि 2 लाख से ज्यादा लोगों ने हस्ताक्षर किए हैं और ये जो ज्ञापन है वो प्रधानमंत्री को सौंपना चाहते हैं। उनका साथ में ये भी कहना है कि E20 की कीमतें कम की जाए, पेट्रोल के दाम घटाने की मांग भी करते हैं। इस दौरान इस प्रदर्शन को बीजेपी ने राजनीतिक प्रदर्शन बताया है, बिना अनुमति का धरना प्रदर्शन बताया है और कहा है कि बाद में खुद ही ये लोग विक्टिम कार्ड खेलते हैं, ये इनकी आदत है। दो 2,33,000 लोगों ने पिटीशन साइन की है। उनकी पिटीशन लेके आज हम प्रधानमंत्री जी के पास जा रहे हैं और उनसे निवेदन कर रहे हैं आप हाथ जोड़ के, पूरे देश में अगर E20 थोपा जा रहा है तो ये गडकरी जी के बस की बात नहीं है, ये कैबिनेट डिसीजन है, ये मोदी जी का डिसीजन है, कैबिनेट का डिसीजन है। इसमें गडकरी साहब, हरदीप पुरी साहब, इन लोगों के किसी की नहीं चलती। और इस बीच हमारे साथ रमाकांत पटेल जी जुड़ चुके हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। रमाकांत जी, बिना अनुमति के ये प्रदर्शन किया जा रहा है, प्रधानमंत्री का आवास घेरने की कोशिश हो रही है, क्यों नहीं इस मामले को आप संसद के अंदर ले जाते हैं, विधानसभा के अंदर ले जाते हैं, इस पर बात करते हैं, जनता के बीच ले जाते हैं? इस तरह से घेराव करने से क्या ये संख्या बल आपका ले जाकर आप आखिर साबित क्या करना चाहते हैं और क्या इससे वाकई में E20 का मुद्दा सॉल्व हो जाएगा? देखिए, घेराव नहीं कर रहे थे हम, तो निवेदन कर रहे हैं कि भाई 2,30,000 से ज्यादा लोगों ने पेटिशन फाइल की है। वो पेटिशन लेके जा रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के पास में कि भाई आप एथेनॉल जो है, जो 20% एथेनॉल दे रहे हैं अमेरिका के दबाव में, ट्रंप के दबाव में, उससे पूरे देश भर के लोगों की गाड़ियां कबाड़ होने जा रही हैं, लोगों के ऊपर आर्थिक बोझ बढ़ने वाला है, लोगों को परेशानियां होने वाली हैं। तो अमेरिका का, ट्रंप का इतना दबाव क्यों? आप एथेनॉल बंद करिए।
चलिए, रमाकांत जी का संपर्क टूट गया है, लेकिन एथेनॉल को लेकर देश भर में सभी लोग इसको लेकर लगातार अपना अनुभव शेयर कर रहे हैं सोशल मीडिया पर। अधिकतर लोगों का जो अनुभव है वो नकारात्मक ही रहा है, क्योंकि इससे एवरेज तो गिरा ही है, साथ ही गाड़ी का जो इंजन है उस पर भी सीधा प्रभाव पड़ रहा है। उसका एक बड़ा कारण ये भी है कि 2023 के पहले की जो गाड़ियाँ हैं वो E20 को सपोर्ट नहीं करती है, हालांकि उसके बाद की कुछ गाड़ियां भी E20 नहीं बल्कि E10 को सपोर्ट करती है। ऐसे में कहीं ना कहीं ये सभी जो वाहन चालक है वो इससे दो चार हो रहे हैं और एवरेज भी लगातार कम होता जा रहा है। जो फ्यूल टैंक होता है वहाँ पर जो फ्यूल को बर्न करता है, जो उसका जो प्रोसेस होता है उस पर इसका सीधा असर पड़ रहा है। और अगली खबर है दतिया से, जहां पर दतिया उपचुनाव के नतीजे तो आ गए हैं, लेकिन इसके बाद से बीजेपी के अंदर खाने में हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि उपचुनाव अमूमन वही पार्टी जीतती है जिसकी सत्ता होती है, लेकिन इस बार ऐसा पलड़ा भारी दिखाई दिया कांग्रेस का कि एकाएक जीत तो मिल ही गई, लेकिन साथ साथ एक नया जोश भर दिया कांग्रेस के अंदर। और साथ ही इस जीत ने यह भी तय कर दिया कि आखिर जनमानस के मन में क्या चल रहा है। 2.5 साल का जो कार्यकाल है उस पर भी कहीं ना कहीं मुहर लगी है, तो किस वजह से हम हारे हैं इसको लेकर सीएम आवास में, सीएम हाउस में बैठक हुई है, मंथन चिंतन हुआ है और इसमें तमाम दिग्गज मौजूद रहे। भीतर घात को लेकर, हार के कारणों को लेकर मंथन किया गया और भीतर घातियों पर कार्रवाई करने का मन भी बना लिया गया है। दतिया के जिला संगठन को बर्खास्त किया जाएगा, साथ ही दतिया जिले की पूरी कार्यकारिणी बदल दी जाएगी, इस तरह की बातें निकल कर आ रही है। गृह मंत्री, पूर्व गृह मंत्री और दतिया सीट के दावेदार रहे नरोत्तम मिश्रा को लेकर भी उनके भविष्य का क्या फैसला होगा ये केंद्र पर छोड़ा गया। साथ साथ महत्वपूर्ण बात यह भी है कि इसमें गौरव रणदीवे, अंबाराम कराड़ा 2 सदस्यीय समिति हार के कारणों को लेकर समीक्षा करने वाली है। और इस बीच हमारे साथ ब्यूरो प्रमुख अनुराग मालवीय मध्य प्रदेश से जुड़ चुके हैं, भोपाल से जुड़ चुके हैं। अनुराग जी, कल की जो हार थी कई मायनों में बहुत कुछ संदेश दे गई है, बहुत कुछ बता गई है। ऐसे में अब चिंतन मंथन का दौर है, क्या इस चिंतन मंथन से कुछ निकल पाएगा, भविष्य की राह तय हो पाएगी क्या? देखिए, निश्चित रूप से अगर हम बात करें तो जिस तरह की ये हार है उसमें कई सारे सवाल उठे हैं। हालांकि ये दोनों तरफ था, ही भाजपा और कांग्रेस दोनों में गुटबाजी की लगातार खबरें आई थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा देखा है कि इस मामले में एक्शन लेती हुई नजर आई है। खासतौर पर अगर हेमंत खंडेलवाल की बात करें तो उन्होंने कल ही स्पष्ट कर दिया था कि हम इस मामले में जिन्होंने भी अनुशासनहीनता की है उन्हें जो है माफ नहीं किया जाएगा। अब इस मसले में जो है आज एक बैठक हुई है, महत्वपूर्ण बैठक, मुख्यमंत्री शामिल हुए, प्रदेश अध्यक्ष शामिल हुए और इसके अलावा जितने प्रभारी थे चुनाव के सभी को बुलाया गया था। जगदीश देवड़ा समेत प्रत्याशी आशुतोष तिवारी पहले ही इस संदर्भ में कई सारी शिकायतें भी कर चुके थे और इसी के कारण जो है अब बैठक के बाद एक समिति बनाई गई। समिति में 2 सदस्यों को रखा गया है और ये 2 सदस्यीय समिति सभी लोगों से बात करेगी, दतिया भी जाएगी और उसके बाद में एक प्रतिवेदन जो है प्रदेश अध्यक्ष को सौंपा जाएगा, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई निश्चित की जाएगी। बिल्कुल, एक छोटा सा सवाल इस बीच में आपसे पूछना चाहता हूँ, दतिया में जिस तरह का ये जो हालात बने हैं इसमें नरोत्तम मिश्रा को अब तक तलब नहीं किया गया, कब तक उनको तलब किया जाना है और कल क्या इस बारे में कोई बातचीत हुई है, कोई इस पर मंथन हुआ है क्या? देखिए, नरोत्तम मिश्रा जैसी शख्सियत को इतनी आसानी से तलब नहीं कर सकती भारतीय जनता पार्टी, जो इसीलिए पहले जो है एक कमेटी बनाई गई है। इस कमेटी में की रिपोर्ट में अगर नरोत्तम मिश्रा का नाम आता है उसके बाद नरोत्तम मिश्रा को तलब किया जाएगा। अगर सीधे नरोत्तम मिश्रा को तलब किया जाता तो शायद दिक्कतें कुछ ज्यादा बढ़ सकती थी, पार्टी की ज्यादा हल्ला होता लोकल लेवल से लेके बात तक के, क्योंकि जब टिकट डिक्लेयर हुआ था तब हमने देखा था दतिया में क्या परिस्थितियां बनी थी। तो पार्टी थोड़ा फूक फूक कर कदम रख रही है नरोत्तम मिश्रा के संदर्भ में। जी बिल्कुल, लेकिन ये तो मानना पड़ेगा कि अब भी नरोत्तम मिश्रा की जो रसूख है, जो साख है वो बरकरार है। पार्टी भी कहीं ना कहीं अंदर खाने से डरती है, कुछ भी करने से पहले, उनके ऊपर एक्शन लेने से पहले या उनको बुलाने के लिए भी। बहरहाल बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। रुक करते अगली खबर का। अगली खबर छत्तीसगढ़ से है। समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर छत्तीसगढ़ अब एक कदम आगे बढ़ चुका है। अब तक के 5 ऐसे राज्य हैं जहां पर इसको लागू किया गया है, जिसमें कि असम, उत्तराखंड, गोवा, मध्य प्रदेश और अब छत्तीसगढ़ भी इसे लागू करने वाला 5वां राज्य बन सकता है। हालांकि अभी फिलहाल
आम लोगों से इसके लिए सुझाव मांगे गए हैं। वेबसाइट के ऊपर, ऐप के ऊपर कहा गया है कि आप भी बताइए कि इसमें क्या संशोधन होने की ज़रूरत है, क्या करने की ज़रूरत है, और ये सुझाव 30 सितंबर तक आप भी भेज सकते हैं। अगर आपको लगता है कि यूसीसी आपके यहाँ लागू हो तो उसमें क्या बदलाव करने की ज़रूरत है, या क्या करना है या नहीं करना है, आपकी जो भी राय हो उसको आप रख सकते हैं। तो एक बड़ा कदम उठाने की दिशा में छत्तीसगढ़ सरकार आगे बढ़ रही है। देखना होगा किस तरह के सुझाव इस पर आते हैं। पहले ही यहाँ पर एक कमेटी जो है वो बना दी गई है, जो कि इन पूरे सुझावों को लेकर और किस तरह से अन्य राज्यों में इसे लागू किया गया इसका अध्ययन कर रही है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसको लागू करने के लिए सरकार अब आगे बढ़ रही है, और आने वाले समय में शीतकालीन सत्र में संभवतः इसको पारित भी कर दिया जाएगा। पहले ही एक समिति बना दी गई है रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में, जो कि इसका अध्ययन कर रही है। और 5 का पंच की पांचवी और आखिरी खबर मध्य प्रदेश से ही है, जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक हुई है, जिसमें कि कई विषयों को लेकर मुहर लगी है, जिसमें प्रमुखता के साथ डिफॉल्टर किसानों को लेकर राहत देने की बात कही गई है। तो जिस तरह से अब तक के डिफॉल्टर किसानों को लेकर राहत नहीं थी, अब उसके लिए ये फायदेमंद होगा, क्योंकि सुरक्षा कवच योजना लाने की तैयारी सरकार कर रही है, जिसमें कि उन किसानों को फायदा मिलेगा जो कि किसी वजह से डिफॉल्टर घोषित कर दिए गए थे। मंत्री राकेश सिंह ने कैबिनेट के फैसलों के बारे में जानकारी दी है। बैठक में प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने की दिशा में बड़ा फैसला लिया गया है। मध्य प्रदेश में 60 नए सांदीपनी स्कूल भी खोले जाएंगे। इस योजना पर सरकार 25,500 करोड़ रुपए खर्च करेगी। सरकार ने अच्छे रिजल्ट देने वाले स्कूलों के लिए भी प्रोत्साहन देने का मन बनाया है, प्रोत्साहन योजना बनाई है। बोर्ड परीक्षा में लगातार 3 सालों तक 100% रिजल्ट देने वाले प्राचार्यों को 1 लाख रुपए का इनाम भी मिलेगा। वही स्कूल में बेहतर व्यवस्था सुविधाएं बढ़ाने के लिए 5 लाख रुपए की अतिरिक्त राशि दी जाएगी। तो ये प्रमुख फैसले हैं जो कि मध्य प्रदेश के लिए आने वाले समय में प्रभावी होंगे, और इनका एक बड़ा असर किसानों पर, शिक्षा के स्तर पर भी पड़ेगा। तो देखना होगा किस तरह से to create a single nucleus which will serve as the hub and the ecosystem node for the entire country. That is basically the vision for telecom manufacturing zone, and it is not really to just create any kind of manufacturing, but something which is which creates deep value addition within India, something which is intellectual property driven, and something where India becomes part of global supply chains in line with the Honorable Prime Minister's vision of Make in India for India and the world. That is really the ambition and the idea here. In terms of the structure, the way it is done, we will see presentations, but the fundamental thought that is there is that we do it in a spirit of partnership. Today is the presence of the Honorable Chief Minister and the Honorable Union Minister of Communications together soon after our signing of the MOU on the 30th in the national capital is testimony to that this is deep, highest level commitments, and jointly so with the state and the center. And we are totally invested in making it a success. And when I say invested, the whole thing is in the form of a special purpose vehicle. And again, the top leadership on the official side also is there. I mean, the board of the SPV will be chaired by as the secretary of the department at my level, and we would try to support industry that comes here, not just in terms of the facilities and the incentives, but also in terms of facilitation with every kind of problems or issues that may arise or enablements that may be needed from the center or the state. And equally so in the development of the entire package, the design, the state incentives, it has been industry-led from the beginning. There has been an industry committee led by the industry over the last 6 quarters, which has ideated everything.
and that is therefore whatever you are going to see later in the presentation is a